नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में वर्तमान बेंगलुरु के देवानाहाली स्थान पर हुआ। उनका नाम टीपू सुल्तान आरकोट के औलिया टीपू मस्तान के नाम पर रखा गया। टीपू को उनके दादाजी फतेह मोहम्मद के नाम पर फतेह अली भी कहते हैं। टीपू सुल्तान टीपू के पिता का नाम हैदर अली था, जो खुद अनपढ़ होते हुए भी अपने पुत्र को उन्होंने पढ़ाया। टीपू ने बचपन में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली। 17 वर्ष की उम्र में उनको महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य मिशन में स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। वो युद्ध में अपने पिता का दायां हाथ थे, जिसे हैदर दक्षिणी भारत का एक शक्तिशाली शासक बना था। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर राज्य में एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। हैदर के वंशज अरब के कुरैशी वंश के थे। हैदर के पिता फतेह मोहम्मद कर्नाटक के नवाब के यहाँ बांस रॉकेट तोपखाने में 50 आदमियों के सेनापति थे। टीपू की मां फकर उन्निसा कडपा किले के नियंत्रक मीर मोइनुद्दीन की बेटी थी। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिन्होंने उसे हिंदी, उर्दू, पारसी, अरबी, कन्नड़ भाषाओं के साथ साथ कुरान, इस्लामी न्याय शास्त्र, घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की भी शिक्षा दी थी। टीपू की पत्नी सिंध सुल्तान थी। टीपू सुल्तान काफी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में बेहद माहिर था। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वो कभी भी नहीं झुका और उसने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को खदेड़ने में उसने अपने पिता हैदर अली की काफी मदद की। उसने अपनी बहादुरी से जहां कई बार अंग्रेजों को पटकनी दी, वहीं निजामों को भी कई मौकों पर धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गया। जीवनी 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देहावसान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना है। टीपू सुल्तान के आगमन के साथ ही अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर जबरदस्त आघात पहुंचा। जहां एक ओर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नवजात ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील थी, तो दूसरी ओर टीपू अपनी वीरता एवं कूटनीतिज्ञता के बल पर मैसूर की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित था। वस्तुतः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में टीपू एक ऐसा महान शासक था जिसने अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयत्न किया। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। अपने पिता की तरह ही वो भी अत्यधिक महत्वाकांक्षी, कुशल सेनापति और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वो हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। अंग्रेज उनसे काफी भयभीत रहते थे। टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वो अनेक भाषाओं का ज्ञाता थे। अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक, सैनिक तथा युद्ध विधा लेनी प्रारंभ कर दी थी, परंतु उनका सबसे बड़ा अवगुण जो उनकी पराजय का कारण बना, वो फ्रांसीसियों पर बहुत अधिक निर्भरता और भरोसा था। मैसूर में एक कहावत है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू से खोने के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफी प्रशंसा की है। वस्तुतः टीपू एक परिश्रमी शासक, मौलिक सुधारक और अच्छे योद्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वो अपने पिता के समान कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी थे। ये उनका सबसे बड़ा गुण था। टीपू का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। ये सामान्य धारणा है कि जामे जहां नुमा 1823 में स्थापित पहला उर्दू अखबार था। वो गुलामी को खत्म करने के लिए पहला शासक था। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और अनावश्यक माना। टीपू अपनी बंदूकों से चिपक गया। उन्होंने पूरे जोश के साथ उस लाइन को लागू करने के फैसले को लागू कर दिया।
जिसमें अनेक देशों में प्राप्त स्थिति को इस उपाय की आवश्यकता थी। टीपू सुल्तान का सामंतवाद के प्रति दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने इसे एक बार में समाप्त कर दिया और नतीजा ये रहा कि आज भी कर्नाटक के किसान विशेष रूप से पूर्व मैसूर क्षेत्र में उत्तरी भारत के किसानों से अलग है। जमीन के टिलर टीपू के दिनों से ही अपनी पकड़ के मालिक थे। इस उपाय के परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र में विकसित प्रांत है। कर्नाटक के किसान भूमि मालिक है और उनके बेटे और बेटियों ने शिक्षा में अच्छा काम किया है। टीपू सुल्तान भी अपने राज्य के ब्राह्मण पुरोहितों के प्रति निष्ठावान थे और उनके सहयोग की मांग करते थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशीर्वाद के विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता था। कुशल योद्धा टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू काफी बहादुर होने के साथ साथ दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वो कभी नहीं झुके और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों को शिकस्त देने में उन्होंने अपने पिता हैदर अली की काफी मदद की। उन्होंने अंग्रेजी ही नहीं बल्कि निजामों को भी धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निजाम ने टीपू से गद्दारी की और अंग्रेजों से मिल गया। मैसूर की तीसरी लड़ाई में जब अंग्रेज टीपू को नहीं हरा पाए तो उन्होंने टीपू के साथ मैंगलोर संधि की, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर हमला किया, तब अपनी कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता में कमी की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। टीपू के सैन्य अभियान। इतिहासकार रवि वर्मा ने टीपू सुल्तान के बारे में अपने एक लेख में लिखा है, केरल में टीपू के सैन्य अभियानों के बारे में कई प्रमाणित दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि मैसूर का सुल्तान एक पक्षपातपूर्ण मुस्लिम कुरूर शासक था, जो केरल में सैकड़ों हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने और हिंदुओं पर अपार अत्याचार करने का जिम्मेदार था। रवि वर्मा ने सैकड़ों मंदिरों की एक सूची भी प्रस्तुत की है जो उनके अनुसार टीपू ने नष्ट की है, लेकिन टीपू के काल का गहन अध्ययन करने वाले इतिहासकार प्रोफेसर बी शेख अली कहते हैं कि इन दावों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। उनके विचार में टीपू के क्रूर शासक की नई छवि इतिहास से अधिक वर्तमान राजनीतिक माहौल से प्रभावित है। वो कहते हैं कि जब मुस्लिम आए तो उन्होंने अपने इतिहास लिखा, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी तरह से इतिहास लिखा, जब पार्टी बदल गई तो वो चाहते थे कि वो अपनी तरह से इतिहास बदले, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते थे। प्रोफेसर अली कहते हैं कि इतिहास को समकालीन राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में समझने की जरूरत है। देश की बदलती हुई राजनीति में इतिहास की एक नई व्याख्या की जा रही है। इस बदलती हुई पृष्ठभूमि में भविष्य के इतिहास में टीपू सुल्तान जैसे पूर्व शासकों को शायद भुला दिया जाए या फिर उन्हें हिंदू विरोधी और क्रूर शासक के तौर पर पेश किया जाए। तृतीय मैसूर युद्ध। मैंगलोर की संधि से भी अंग्रेजों और मैसूर युद्ध समाप्त नहीं हो पाया था। दोनों पक्ष इस संधि को चिरस्थायी नहीं मानते थे। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बना। वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के मामले में सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उसे हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि उस समय टीपू सुल्तान उनका प्रमुख शत्रु था। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निजाम के साथ संधि कर ली। इस पर टीपू ने भी फ्रांसीसियों से मित्रता के लिए हाथ आगे बढ़ाया ताकि दक्षिण में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। कॉर्नवालिस जानता था कि टीपू के साथ उनका युद्ध अनिवार्य है, इसलिए वो महान शक्तियों के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता था। उसने निजाम और मराठाओं के साथ संधि कर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया और इसके बाद उसने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह तृतीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध 2 वर्षों तक चलता रहा। प्रारंभ में अंग्रेज असफल रहे, लेकिन अंत में उनकी विजय हुई। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा और 30 लाख पौंड संयुक्त मोर्चे को दंड स्वरूप दिया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कृष्णा तापंद नदी के बीच का प्रदेश निजाम को मिला। कुछ हिस्सा मराठाओं को भी प्राप्त हुआ, जिससे उसकी राज्य की सीमा तंगभद्रा तक बढ़ गई। शेष हिस्सों पर अंग्रेजों का अधिकार रहा। टीपू सुल्तान ने जायतन के रूप में अपने 2 पुगों को भी कॉर्नवालिस को
सुपुर्द किया। इस पराजय से टीपू सुल्तान को भारी क्षति उठानी पड़ी। उनका कंपनी राज्य से घिर गया तथा समुद्र से उनका संपर्क टूट गया। टीपू सुल्तान की धार्मिक नीति, हिंदुओं पर अत्याचार। ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने किस प्रकार से अपने 1000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान हाथी पर सवार था और उसके पीछे उसकी विशाल सेना चल रही थी। पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी गई। उनके बच्चों को भी उन्हीं के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे इतिहास को खंगालने में साफ पता चलता है कि टीपू एक इस्लामिक धर्मार्ध शासक था, जिसकी तलवार पर ही लिखा था कि मालिक मेरी सहायता कर कि मैं काफिरों का सफाया कर दूं। कुर्ग के 80,000 लोगों को या तो मार डाला गया या उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। मात्र कुछ घटनाओं और दस्तावेजों के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि टीपू सुल्तान धर्मांध मुसलमान नहीं था। चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान रंगापट्टी की अपमानजनक संधि से काफी दुखी थे और अपनी बदनामी के कारण वो अंग्रेजों को पराजित कर दूर करना चाहते थे। प्रकृति ने उन्हें ऐसा मौका भी दिया, लेकिन भाग्य ने टीपू का साथ नहीं दिया। जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध चल रहा था, इस अंतर्राष्ट्रीय विकट परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए टीपू ने विभिन्न देशों में अपना राजदूत भेजे। फ्रांसीसियों को उसने अपने राज्य में विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान की। अपने सैनिक संगठनों में उन्होंने फ्रांसीसी अफसर नियुक्त किए और कुछ फ्रांसीसियों ने अप्रैल 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध टीपू की सहायता की। फलतः अंग्रेजों और टीपू के बीच संघर्ष आवश्यक हो गया था। इसी बीच लॉर्ड वेल्जली बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने टीपू की शक्ति को कुचलने का निश्चय किया। टीपू के विरुद्ध उसने निजाम और मराठाओं के साथ गठबंधन करने की चेष्टा की। निजाम को मिलने में वो सफल हुए, लेकिन मराठाओं ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। 1798 में निजाम के साथ वेल्जली ने सहायक संधि की और ये घोषणा कर दी कि जीते हुए प्रदेशों में कुछ हिस्सा मराठाओं को भी दिया जाएगा। पुनः तैयारी के साथ वेल्जली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मैसूर का चौथा युद्ध प्रारंभ हुआ और टीपू सुल्तान वीरता के साथ आखिर तक युद्ध में लड़ते रहे, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार 33 वर्ष पूर्व मैसूर में जिस मुस्लिम शक्ति का उदय हुआ था, सिर्फ उसका अंत ही नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज मैसूर युद्ध का नाटक भी समाप्त हो गया। मृत्यु। फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। 1799 में उसकी पराजय तथा मृत्यु पर अंग्रेजों ने मैसूर राज्य के एक हिस्से में उसके पुराने हिंदू राजा के जिस नाबालिग पौत्र को गद्दी पर बैठाया था, उसका दीवान पूर्णिया को नियुक्त कर दिया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बताएं हमें जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।